हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बेसिक मैकेनिक्स का, जो हमने कहा था कि फिज़िक्स का कोई चैप्टर नहीं, बस फिज़िक्स पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो हम पहले से पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रशअप कर देते हैं। तो उसमें हमने जो लास्ट टर्म पे पढ़ा था वो ये केस पढ़ा था कि जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अपने को क्या करना होता था। अपने को दो इक्वेशन दिए जाते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम उन सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जहां स्पीड या वेलोसिटी समय के साथ बदलती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या मैथमेटिकल टूल्स होंगे और उन टूल्स को अप्लाई करने का क्या तरीका होगा। तो बोला गया कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो उसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। तो सभी लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में बचपन से डिफिनेशन रटा है कि भाई एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये वो फैक्टर है जो फैक्टर अपने को बताने वाला है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है तो बदलने का पैटर्न क्या होने वाला है। जैसे कि सपोज करो कि अगर मैंने लिखा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जिसको हम ब्रेकआउट करके ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो ये टर्म अपने को क्या बता रहा है कि हर एक सेकेंड में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जा रहा है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अभी के वक्त किसी बॉडी की वेलोसिटी कुछ रही थी तो एक सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से डिफर कर जाएगी। अगर हमने कहा कि भाई ये एक्सेलरेशन है जिसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, तो हम कहेंगे एक सेकेंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। मतलब पहले जितनी थी एक सेकेंड के बाद उसमें 5 और ऐड कर देंगे। किसमें? वेलोसिटी में। अगर रिटार्डेशन होता जिसको हम -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यूजुअली आप लोग डिनोट करते थे, तो उसका मतलब हर एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो सिंपल, वेन एवर वी हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेशन मोशन में सबसे पहली जानकारी क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलने वाली है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलने वाली है तो हर एक सेकंड में कितनी बदलने वाली है वो आपको इस एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू बता रहा होगा। अब बोला गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जिस तरह से हमने 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो, वैसे ही हो सकता है एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 5t स्क्वायर दे रखा हो। अब इसमें क्या है बच्चों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट नेचर का है। ध्यान देना, मैंने किसको कांस्टेंट बोला है? वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं बोला। हमने कहा कि जो एक्सेलरेशन है, जो वो फैक्टर है जो वेलोसिटी को बदलने वाला है, वो कांस्टेंट है बच्चों। क्या अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? कतई नहीं भाई साहब, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, और कुछ ना कुछ वैल्यू है तो वो हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। तो सिंपली ऐसे एक्सेलरेशन जहां हर एक सेकंड में चेंज होने वाली वेलोसिटी का अमाउंट सेम हो, ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि पहले एक सेकंड में भी वो 5 मीटर बढ़ाएगा, 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड बढ़ाएगा, और अगले नेक्स्ट एक सेकंड में भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगी। कि सपोज करो अभी मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड के बाद 15 हो जाएगा, फिर अगले एक सेकंड के बाद 20 हो जाएगा। हर एक सेकंड के इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो सेम है, और ऐसे चेंज करने वाले फैक्टर को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन आप यहां देख सकते हो बच्चों कि ये एक्सेलरेशन एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। और जैसे जैसे हमारा मोशन आगे बढ़ रहा है, टाइम की वैल्यू भी चेंज हो रही है, और टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो क्या होगा कि पहले एक सेकंड में वेलोसिटी जिस मात्रा से बढ़ी थी, अगले एक सेकंड में वेलोसिटी उससे डिफरेंट अमाउंट में बढ़ेगी साहब। तो हम इस वाली सिचुएशन को क्या बोलेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन बोला गया फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है बच्चों, तो हम उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देते हैं, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो हम उस केस को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देते हैं। ठीक साहब? तो सिंपल, अभी के लिए क्या कंक्लूजन है कि एक्सेलरेशन वो फैक्टर है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। जब भी किसी बॉडी में नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है तो पक्का वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे।
अब कितना आएगा वो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है और नेचर क्या है, और क्या हर एक सेकेंड में वेलोसिटी बराबर मात्रा में चेंज होगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म या एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म। अभी के वक्त हमारा चर्चा का जो विषय है वो है बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेयर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो, अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो भी हम पढ़ेंगे लेटर हाफ में, लेकिन उसको पढ़ने के लिए अपने को थोड़ा गणित के पार्ट में कुछ और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी। जो मैथमेटिक्स हम जानते हैं वो काफी नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ डील करने में। उसके लिए हम कैलकुलस के कुछ पार्ट सीखेंगे और फिर देखेंगे कि जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसके साथ कैसे डील करते हैं। तो अभी के वक्त हमारा चर्चा है कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। बोला कि जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हमारे पास तीन इक्वेशन अवेलेबल है जो आप बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हो, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अभी के वक्त ये तीन है, इसमें चौथा भी ऐड करेंगे। तो फिलहाल ये तीन इक्वेशन वो है जो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन अपने को यह ध्यान रखना है कि भाई ये तब लागू होगा जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के सिनेरियो में जब हम कंपटीशन देंगे तो हमें दोनों केसेस मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस टाइप के केसेस को डील करने के लिए ही ये तीन इक्वेशन इंप्लाई है। अब ये तीन इक्वेशन क्या क्या बताता है? पहला इक्वेशन है टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली हमने कहा कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी समय के साथ बदलेगा, और बदलेगा तो अपने को अगर पता करना हो कि 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होने वाली है, उसी के लिए इक्वेशन है। इन इक्वेशन का डेराइव जब हम फिजिक्स का रेगुलर चैप्टर शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स, तो हम इनका डेरिवेशन भी देखेंगे। खैर, बोला गया इन इक्वेशन को अगर मैं देख के देखूं तो सबसे पहले जिन भी इक्वेशन में, जिस भी प्रॉब्लम में हमें टाइम से रिलेटेड कैलकुलेशन करना हो, या तो टाइम निकालना हो या तो टाइम अपने को क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो वहां तय हो जाता है कि या तो फर्स्ट लगने वाला है या तो सेकंड लगने वाला है। और जहां टाइम से अपने को कोई खास लेना देना ना हो, वहां सीधे सीधे हम थर्ड वाला इक्वेशन अप्लाई कर रहे होंगे। दूसरी खास बात क्या है कि इस इक्वेशन में जो s का टर्म आता है बच्चों, दैट s इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ये s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बॉडी किस रास्ते से गया है फर्क नहीं पड़ता है, बस इनिशियल से लेके फाइनल तक की जो भी दूरी फिक्स्ड होगी इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, वही वाला लेंथ अपने को यहां यूज करना है। तो क्या अपने को क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने नहीं आ सकता? आएगा। और आएगा तो क्या करेंगे बच्चों? तो हमने क्लास 10 पे बताया था कि जब भी अपने को डिस्टेंस निकालना होता है हम पहले रास्ता ड्रॉ कर लेते हैं, और रास्ता ड्रॉ करके देखेंगे कि डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो फिलहाल के लिए s हमारे लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जहां भी यूज हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि डिस्टेंस को। फिर बोला गया कि जब हम ये सिचुएशन अप्लाई करेंगे, तीनों में से कोई भी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो हमको पता है कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन भी हो सकता है, किसी बॉडी का समय के साथ वेलोसिटी बढ़ सकती है, किसी बॉडी का समय के साथ वेलोसिटी कम भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को एक ही इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए कि भाई एक्सेलरेशन के लिए अलग फॉर्मूला ना देना पड़े, रिटार्डेशन के लिए अलग फॉर्मूला ना देना पड़े, सारी चीज़ों को एक ही साथ इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये अपने को एडवाइस किया जाता है कि जब आप ये तीन इक्वेशन लगाओ तो सबका एक प्रॉपर मैथमेटिकल साइन ले लो, और साइन ले लोगे तो आपको यही तीन इक्वेशन एक्सेलरेशन में भी लगा सकते हो और आप रिटार्डेशन के सिचुएशन में भी लगा सकते हो। और कैसे साइन आप हमको लेना होता है उसी के बारे में अपने को चर्चा करना है। मतलब लगाना तो यही तीन इक्वेशन है, लेकिन इन तीन इक्वेशन को लगाने से पहले हर एक टर्म का एक प्रॉपर साइन अपने को लेना होगा, और वो साइन कैसे लेते हैं चलो डिस्कस करते हैं। बोला गया डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव अज्यूम करने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी तो मेरे लिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी तो मेरे लिए पीछे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, और जो भी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम सिंपली नेगेटिव टर्म कर लेंगे बच्चों। अब ये तो तब की बात हो गई कि जब बॉडी में अपने को इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा, और ये कैसे है सिंपल सोचो कि अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूं और एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, और आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी में क्रिएट कब होता है जब कोई फोर्स लगाए,
तो जब भी मैं कहूं एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कोई इस बॉडी को आगे की तरफ धकेल रहा है। तो सिंपली अगर मैं कहूं कि अगर ये बॉडी आगे जा रहा है और हम इसको धकेल भी आगे रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे इस इफेक्ट के कारण इस बॉडी की रफ्तार समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ये वाला काम एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा इस बॉडी की वेलोसिटी को। और वही मैं अगर कहूं कि किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी आगे की तरफ है बट एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। एक्सेलरेशन पीछे कहने का मतलब कि जो फोर्स इस पे इफेक्ट डाल रहा है उसकी नेट वैल्यू पीछे की तरफ है। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि समय के साथ इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है, क्योंकि बॉडी भाग तो आगे रहा है लेकिन कोई पकड़ के उस पर नेट फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगा रहा है। तो समय के साथ इसकी वेलोसिटी कम होगी तो हम कहेंगे ये फोर्स इस बॉडी में रिटार्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो सिंपल, जो चीज इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, जो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है उसको हम नेगेटिव अज्यूम करेंगे। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आगे जो जाएगा वो पॉजिटिव, पीछे जो जाएगा वो नेगेटिव। आगे और पीछे जाना मतलब ही नहीं है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से जिधर भी हो वो डायरेक्शन मेरे लिए पॉजिटिव होगा और उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। फिर बोला गया कि व्हाट इफ अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो फिर कैसे डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कुछ है तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से तो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो गए, लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब क्या करेंगे। तो सोच के देखो बच्चों, अगर किसी बॉडी पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हम इस पे एक्सेलरेशन इधर लगा रहे हैं तो बॉडी इधर ही चल पड़ेगा, इधर लगा रहे हैं तो इधर ही चल पड़ेगा। तो जिधर एक्सेलरेशन लगाएंगे, चूंकि बॉडी का शुरू में अपनी कोई इच्छा नहीं है किधर जाने की, तो जिधर भी हम फोर्स लगाएंगे बॉडी उधर ही चलेगा, यानी हर हमारा फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडी को एक्सेलरेट ही करा सकता है, क्योंकि इसके पास पहले से कुछ वेलोसिटी नहीं है जो कम होना शुरू हो और उसके अपोजिट में हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। तो सिंपल लॉजिक, जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फिर साइन कन्वेंशन पे ज्यादा आपको ने कोई जोर नहीं देना है, एवरी पैरामीटर विल बी पॉजिटिव। तो फिर हम कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 के केस में हम सारे वैल्यूज को, जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो हम पॉजिटिव ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि बॉडी के पास अपना चलने का कोई चाहत नहीं है, तो जिधर हमारा फोर्स चाहेगा बॉडी उधर ही चल रहा होगा। क्लियर। तो सिंपल, ये 2 पॉइंट्स है टू चेक द साइन कन्वेंशन। अब इसको थोड़ा इंप्लीमेंट करके डिफरेंट एग्जांपल में देखते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। सिंपल मान लो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट का मोशन ए से बी हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट का मोशन ए से बी हो रहा है और जब इसने ए से शुरुआत करी तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी आगे की तरफ थी और लेट्स से कि इसमें एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ था, कि बॉडी जा भी आगे रहा था और धक्का भी आगे दिया जा रहा था। अब इनमें डिफरेंट पैरामीटर्स का मेरे को साइन लिखना है। जब ये बॉडी बी पे पहुंचेगा तो ऑब्वियसली बी पे जाने के बाद जो इसकी बी पे फाइनल वेलोसिटी होगी वो आगे की तरफ ही होगी, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। एक और टर्म डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो लास्ट टर्म पे सिखाया गया था, जब भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना हो रास्ता मत देखना, क्योंकि हो सकता है रास्ता देख के आप कंफ्यूज हो जाओ। ये तो बेसिक सा एग्जांपल है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जहां बॉडी रिटर्न होकर वापस आ सकती है उसमें आप सोचोगे कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे लें। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक ही लाइन है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल होता है। ठीक, कि एक ऐसी लाइन अपने मन में ही ड्रॉ कर लेना जो इनिशियल से लेके फाइनल तक हो और वो जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करे वही अपने लिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर बॉडी ए से बी जा रहा है तो ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? ए टू बी, ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए से बी। अब सबका साइन लिखते हैं। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे हर कैलकुलेशन में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो जिधर पॉइंट कर रहा है वही मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इनिशियल वेलोसिटी के साइन से मतलब नहीं रखते हैं। फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो क्या फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये कैसे तय करेंगे? बॉडी आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इससे नहीं तय करेंगे, इसको इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से तय करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, जिधर इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट कर रहा है उधर ही फाइनल वेलोसिटी दैट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है तो वो भी क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। क्या एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा? नहीं। हमारे इस सिचुएशन में, हम जो ये सिचुएशन पढ़ रहे हैं उस सिचुएशन में हमने मान के रखा है कि ये तीनों इक्वेशन हम उस सिचुएशन में लगाने वाले हैं जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो
और एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब कि भाई ना उसकी वैल्यू बदल रही है ना उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन आगे होगा, तो इस पॉइंट पे भी आगे होगा, इस पॉइंट पे भी आगे होगा, बी पॉइंट पे भी आगे की तरफ होगा। और थ्रू आउट ए से लेके बी तक हर जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होने वाली है। वही प्रॉब्लम्स हम यहां डिस्कस करने वाले हैं कि इनिशियल टू फाइनल ना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बदलेगी ना तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदलेगा। तो कोई इनिशियल एक्सेलरेशन या फाइनल एक्सेलरेशन जैसा चीज नहीं है, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन एक ही है बच्चों। ठीक, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट के लिए रास्ता मत देखिए, अपने मन में ड्रॉ करिए इनिशियल टू फाइनल। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल जो लाइन आएगी वो भी लाइन इनिशियल वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में आएगी। तो ये भी हमारे लिए क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। सारी वैल्यू जो दे रखा होगा, हम इक्वेशन जो भी अपना लगाना चाहे उसमें इस साइन के साथ रखेंगे, अपना आंसर आएगा। ठीक, अब एक और सिचुएशन में मान लीजिए बच्चों ये बॉडी आगे जाकर के रिवर्स होकर यहां तक पहुंचा है। अब सोचो जब ये आगे की तरफ जा रहा था, लेट से उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी ए पॉइंट पे और मोशन का खत्म बी पे हुआ है बच्चों। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर ये बॉडी आगे जाके इस पॉइंट से रिटर्न होके वापस आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये आगे जा रहा था कोई ना कोई होगा जो इसको पीछे की तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि फोर्स ही है जिसके कारण एक्सेलरेशन आता है और एक्सेलरेशन ही है जो वेलोसिटी को बदल सकता है। और वेलोसिटी को बदलने का मतलब उसकी वैल्यू और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो सिंपल अगर मैं आपसे कहूं कि कोई बॉडी आगे जाके मुड़ रहा है, इसका मतलब साफ है कि जब ये बॉडी आगे जा रहा था तो कोई इसको पकड़ के पीछे खींच रहा होगा। नहीं तो अगर कोई उसको आगे ही धकेलता तो बॉडी कभी मुड़ता ही नहीं, वो सीधे ही चलता रहता। तो इसका मतलब साफ है कि अगर ये बॉडी आगे किसी पॉइंट पे जाके टर्न हुआ है तो इस पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगा होगा, पीछे की तरफ लगा होगा। और पीछे की तरफ लगा रहा होगा तो क्या कर रहा होगा कि जैसे जैसे ये बॉडी आगे बढ़ रहा होगा, ये एक्सेलरेशन इस बॉडी की वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। और कम करते हुए एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जैसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हुई, क्या एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया? नहीं, क्योंकि हम जो सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है। शुरू से लेकर आखिरी तक एक्सेलरेशन लगते ही रहना है और एक ही वैल्यू का एक ही डायरेक्शन में लगते रहना है। तो वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी वो खींचने वाला जो आदमी है या जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है, वो बंद नहीं हुआ। तो होगा क्या कि जैसे जैसे मैं आगे भाग रहा हूं कोई मेरे को पीछे खींच रहा है, मेरे को एक पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, लेकिन इसने खींचना बंद नहीं किया। और बंद नहीं किया तो इसके खींचने के कारण मैं पलट करके वापस आना शुरू हो गया, जैसे ग्रेविटी करता है। हम किसी बॉल को ऊपर फेंकें, बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी इस पे किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ। तो धीरे धीरे बॉल की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। क्या बॉल की स्पीड जीरो होने के बाद ग्रेविटी खत्म हो गया? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर बॉल की स्पीड जीरो होने के बाद ग्रेविटी ने उसको नीचे खींच के ले आया, मतलब डायरेक्शन को रिवर्स करा दिया। तो सिंपल इस पूरे सिचुएशन में ए से लेकर बी तक एक्सेलरेशन एक ही वैल्यू का होगा, ए, और किधर की तरफ होगा, पीछे की डायरेक्शन में। अब इस सिचुएशन में बात करें, फाइनल वेलोसिटी का साइन, एक्सेलरेशन का साइन, डिस्प्लेसमेंट का साइन। जब बॉडी बी पे पहुंचेगा तो बी पे फाइनल वेलोसिटी किधर होगी? तो चूंकि गया है और लौट करके वापस आया है, तो बी पे चलते वक्त इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, लौट करके वापस आया, इधर की तरफ चल रहा है वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का साइन क्या होगा उसको पता करने के लिए क्या देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्या फाइनल वेलोसिटी स्टार्टिंग वाले वेलोसिटी के डायरेक्शन में है? नहीं, उसके अपोजिट है। तो इस पर्टिकुलर केस में फाइनल वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कहीं का भी हो, हर जगह सेम ही रहना है। किधर की तरफ है? इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर इनिशियल वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन में क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। नाउ लेट्स से डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें। जैसे ही मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, आपके दिमाग से यह रास्ता खत्म हो जाना चाहिए। जैसे ही मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट तो आपको सिर्फ ये इनिशियल पॉइंट दिखना चाहिए और ये फाइनल पॉइंट दिखना चाहिए। ऑब्वियसली हमने ये लाइन इसके नीचे बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर इधर भटकेगा, नहीं। जिस लाइन पे गया था उसी लाइन से वापस आएगा। वो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा नीचे बना रहे हैं ताकि आपको जाने का पाथ, आने का पाथ तो क्लियरली दिखे। तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जब भी मैं पूछूं तो आपको ये रास्ता फौरन दिमाग से मिट जाना चाहिए। आपको डिस्प्लेसमेंट के वक्त ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नजर आने चाहिए
और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता क्या है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये वाली लाइन मन में ड्रॉ करेंगे, लेकिन इनिशियल टू फाइनल ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है तो क्या ये इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है? यस। तो इस केस के लिए हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेने वाले हैं बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है साहब। लेकिन मान लो किसी सिचुएशन में अपने को कहा जाता कि नहीं साहब, हम जो मोशन है ना वो सिर्फ हम अपना कैलकुलेशन सी से बी करना चाहते हैं, सी से बी तक, सी से बी तक। ये जो कैलकुलेशन था वो कहां से कहां तक था, ए एज ए इनिशियल पॉइंट एंड बी एज ए फाइनल पॉइंट। लेकिन सपोज करो अपने को कैलकुलेशन सिर्फ सी से बी तक करना है, तो मेरे लिए इनिशियल पॉइंट कौन हो गया, सी, फाइनल पॉइंट कौन हो गया, बी। अब जो भी साइन देखेंगे हम सी पे जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से सोचेंगे। तो अब भूल जाओ ए से बी, ए से सी तक क्या हुआ था, अब आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखना चाहिए, सी टू बी। सी टू बी में जैसे ही हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। सी से बी के लिए इनिशियल पॉइंट सी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। और अगर इनिशियल वेलोसिटी सी से बी तक के लिए जीरो है तो हमने कहा सब कुछ क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो कहीं कोई रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिधर धक्का दोगे बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी उधर आएगा, बॉडी चलेगा भी उधर। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इसी का एक्सेलरेशन, सी से बी तक के जाने का एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आ रही है? सी से बी तक जाने का डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव लेंगे। बॉडी आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है इनिशियल वेलोसिटी से। अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो जो भी डायरेक्शन में है दैट इज पॉजिटिव, और नहीं है, जीरो है, तो सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है। क्लियर है? ठीक। मान लो एक और सिचुएशन लेते हैं इसी तरह का, थोड़ा सा ठीक। ये सिचुएशन होता है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है, और यहां ए पॉइंट से चलते हुए ये बी पॉइंट तक पहुंचा है। ऑब्वियसली सेम तरह का सिचुएशन है, और जब ये बॉडी यहां से यहां पहुंचा है, आगे जाके ये रिवर्स हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स या कोई ना कोई एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। और लग रहा होगा तभी जाकर के जैसे जैसे आगे गया है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, वो फोर्स ने मोड़ करके उसको आगे ले जाने की कोशिश करी। चलिए, जब बॉडी बी पे पहुंचेगा तो इस बी पे इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, इधर जाने की, मुड़ के आगे जाने की। अगेन सारे सिचुएशन के हिसाब से मैं फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखना चाहता हूं। फाइनल वेलोसिटी देखें, इसका साइन क्या होगा वो देखने के लिए देखना पड़ेगा इनिशियल किस डायरेक्शन में था। तो इनिशियल के ये अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो दिस फाइनल वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव। फिर बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन जो है बच्चों, एक्सेलरेशन जो है वो भी इनिशियल के क्या दिख रहा है, अपोजिट। और अपोजिट दिख रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। चाहे यहां का, चाहे यहां का, चाहे यहां का, हर जगह इधर ही होना है, क्योंकि एक बार जो शुरू में डायरेक्शन है, जो शुरू में वैल्यू है, थ्रू आउट मोशन वही रहना है। दे रखा है का बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन ए। बस शुरू में रुका हुआ था, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ा, धक्के के साथ आगे बढ़ा, जिसके कारण समय के साथ इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, लेकिन वो स्पीड बढ़ने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। और बाइक जो है वो शुरू में ही रफ्तार पकड़ चुका था, कितना, v, और उसी रफ्तार से हमेशा ही चलने वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलने वाला है। बाइक का एक्सेलरेशन जीरो होगा बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब हमने कैलकुलेशन की जिस पॉइंट से शुरुआत करी है उस समय पे इन दोनों के बीच में एक गैप था जो कि d के बराबर था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाइक इज फॉलोइंग द बस, और इन दोनों के मोशन के कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइम आफ्टर विच दे मीट, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो मिलने के लिए अपने ऑब्वियसली जैसे ही हम मोशन के स्टार्ट करेंगे बस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और बाइक उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, तो मिलना कहीं इधर ही जाकर के होने वाला है। तो लेट्स अज्यूम कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे साहब। और अगर इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं तो बस और बाइक दोनों को इस जगह पे पहुंचना होगा, और इस जगह को पहुंचना होगा तो दोनों ने अपना अपना पोजीशन चेंज किया है, तो दोनों में अपना एक डिस्प्लेसमेंट होगा। सबसे पहले बात करें बस के अंदर, तो बस का ये इनिशियल लोकेशन है और फाइनल लोकेशन मीटिंग तक हम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां इनिशियल टू फाइनल दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। बाइक की बात करें तो बाइक की ये इनिशियल लोकेशन है और बाइक की ये फाइनल लोकेशन है,
तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक आने वाला है बच्चों। क्लियर? अब इन तीनों के डिस्प्लेसमेंट्स में मैं रिलेशन देखूं तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि ये जो पाथ लेंथ है बाइक का और ये जो पाथ लेंथ है बस का, इसमें से इसको घटाऊं तो वो इनिशियल सेपरेशन d के बराबर आना चाहिए। तो वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस शुड बी इक्वल टू d। क्या निकालना अपने को? टाइम। तो हमें इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को टाइम के टर्म में लिखना होगा। बाइक के बारे में बात करें तो चूंकि बाइक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट हम वेलोसिटी इनटू टाइम से निकाल लेंगे। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी यूज करें तो ये तो जीरो ही है, तो वही आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बाइक के लिए मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बाइक इनिशियल टू फाइनल विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बाइक मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक पहुंचने का समय, जो निकालना अपने को। बस के बारे में बात करूं, क्या बस के लिए भी हम vt लगा सकते हैं? नहीं, बिकॉज बस में क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है तो उन तीन इक्वेशन में अपने को चुनना होगा। चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट। किसके टर्म्स में? टाइम के टर्म में। तो एक ही इक्वेशन बचता है, कौन सा? सेकंड वाला, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो अपने को साइन के बारे में कुछ लेना देना है नहीं, सब कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस इज u इंटू टी प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू d। ये टर्म तो जीरो हो गया, तो सीधे सीधे अपने को क्या इक्वेशन मिल रहा है? vt माइनस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू d। क्या निकालना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके? टाइम की वैल्यू। और टाइम में ये आपने को क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको क्वाड्रेटिक जैसा फ्रेम कर लेते हैं, सबको उठा के उस साइड ले जाए तो हाफ at स्क्वायर उधर जाने के बाद पॉजिटिव, vt उधर जाने के बाद निगेटिव और d उधर ही था तो प्लस d इज इक्वल टू जीरो। ये अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। किसमें? उस वेरिएबल में जो कैलकुलेशन कर रहे हैं टाइम में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आप गड़बड़ी ना करो, उसके लिए थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में रिवीजन दे दूं। आपको पता है कि अगर मान लीजिए इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखा हुआ है, और आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें मतलब x की वो वैल्यूज निकालें जिसपे इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वहां से मैक्सिमम दो पॉसिबल आंसर अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिल सकते हैं। मैक्सिमम दो मिल सकते हैं बच्चों। कौन कौन से? तो उसके लिए धाराचार्य फॉर्मूला है अपने पास, क्या? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब बोला गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्या जो दो आंसर आएंगे वो रियल होंगे। रियल होने का मतलब क्या? वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के दो आंसर हो सकते हैं बच्चों। तो बोला गया है देखो, इस x से अपने को जो भी वैल्यूज मिलने वाली हैं वो रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब ये रूट वाला टर्म निगेटिव ना हो, क्योंकि आप जानते हो रूट का टर्म निगेटिव हो गया तो आपका x इमेजिनरी आ जाएगा बच्चों, रियल आएगा नहीं। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये जो भी आंसर यहां से आएगा वो तभी पॉसिबल है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो जीरो से ज्यादा हो। जीरो से ज्यादा हो, जीरो से ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव हो। क्लियर? फिर बोला गया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो जाए बच्चों, तो एग्जैक्टली अगर जीरो हो जाता है तो इस x का सिर्फ एक ही आंसर आएगा, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा तो b माइनस बी प्लस जीरो करें या माइनस बी माइनस जीरो करें, दोनों वैल्यूज तो सेम ही आएंगे। तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो पाएगा, दो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। दो सॉल्यूशन कब मिलेंगे? जब ये दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो और साथ ही साथ इक्वल ना हो, ये और ये बराबर ना हो, ताकि कट के वो जीरो हो जाए बच्चों। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक सा हमने आपको बताया, लेकिन अभी भी हमें इस प्रॉब्लम के हिसाब से क्वाड्रेटिक को अप्रोच करने का फिजिक्स में थोड़ा और भी व्यू मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। हमने कहा अगर मैं टाइम के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो वो फॉर्मूला क्या सजेस्ट करता है? माइनस ऑफ बी। बी क्या होता है? सिंगल पावर का कोफिशिएंट, सिंगल पावर का कोफिशिएंट जो कि माइनस बी है, टाइम का कोफिशिएंट। ए क्या होता है बच्चों? टी स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर्ड है उसका कोफिशिएंट को कैपिटल ए कहते हैं, जो हमारे लिए हाफ है बच्चों। और जो कांस्टेंट पार्ट सी है वो बेसिकली हमारे लिए स्मॉल डी है।
अब यही अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन हम यहां पुट करें तो माइनस ऑफ बी कहने का मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज माइनस बी का स्क्वायर -4 कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, डी के बराबर, और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए विच इज हाफ है। ठीक, अब टाइम की यहां से सॉल्यूशन करके अपने को जो आंसर मिलने वाला है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी स्क्वायर माइनस 2AD अपॉन ए। अब यहां से अपने को टाइम के कितने आंसर मैक्सिमम मिल सकते हैं, 2। आदत होती है माइनस वाले साइन को छोड़ने का, लेकिन देखना ध्यान से, यहां से कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी इन इक्वेशन का अपने को समझ में आने वाला है। तो हमने कहा कि टाइम के 2 आंसर कब आएंगे, तो पहली चीज कि टाइम के 2 आंसर या टाइम का कोई भी आंसर तभी आ पाएगा जब ये रूट के अंदर का टर्म 0 से ज्यादा हो बच्चों, पॉजिटिव। तो पहली चीज, इससे अपने को एक वैलिड आंसर, वैलिड टाइम तभी मिलने वाला है, एक भी वैलिड टाइम तभी मिलने वाला है जब वी स्क्वायर माइनस 2AD इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2AD, और a की वैल्यू खाली यहां छोड़ दें तो वी स्क्वायर बाई 2D इधर आ गया। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2D से कम हो, उधर की तरफ एरो देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2D से कम हो, a कम हो, तो आपको यहां से इस क्वेश्चन का एक वैलिड टाइम मिलने का आ जाएगा। अब इसका फिजिकल मतलब इस मोशन में क्या हुआ थोड़ी देर के बाद देखेंगे, फिलहाल के लिए मैथमेटिकली अपने को समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू इस डिजाइन से कम होनी चाहिए, ज्यादा हो गई, a की वैल्यू इस डिजाइन से ज्यादा हो गई बच्चों, इस डिजाइन से ज्यादा हो गई, तो फिर यहां से टाइम को अपना कोई भी एक भी आंसर मिलने का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, अब मान लीजिए कि ये इक्वेशन यहां अप्लाई होता है कि ये जो है एक्सेलरेशन वो वी स्क्वायर बाई 2D से कम है, तो हम कहेंगे यहां से टाइम की 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो v और या तो v माइनस वी स्क्वायर माइनस 2AD बाई ए, 2 पॉसिबिलिटी। अब आमतौर पे जनता कहता है कि भाई माइनस वाला छोड़िए क्योंकि टाइम नेगेटिव है। ध्यान देने वाली बात है, टाइम नेगेटिव नहीं है, ये दोनों के बीच का साइन नेगेटिव है। अगर t के बाहर कोई नेगेटिव होता और ये टर्म पॉजिटिव होता तो हम कह सकते थे टाइम नेगेटिव है, फिर डिस्कार्ड कर देते, लेकिन टाइम नहीं नेगेटिव है बच्चों, इन 2 टर्म्स के बीच का जो साइन है वो नेगेटिव है, और इन दोनों के डिफरेंस जो होगा ना, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस होगा वो टाइम का साइन बताएगा। और 2 चीजों का डिफरेंस क्या नेगेटिव ही होता है? जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है। तो क्या इसके बारे में तो हम कंफर्म है कि भाई ये टाइम हो सकता है, बिकॉज यहां से ये रूट का टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये दोनों नंबर पॉजिटिव ही होंगे, 2 पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां थोड़ा सा अपने मन में दुविधा है कि क्या कहीं टाइम नेगेटिव तो ना आ जाए, और नेगेटिव आने का मतलब जहां से हमने शुरुआत किया वहां से पास्ट में चले जाए, जो कि पॉसिबल है नहीं, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे अगर नेगेटिव आया तो, और नहीं आया तो हमारे पास टाइम के 2 आंसर होंगे, और 2 आंसर होंगे तो हम फिर सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम के 2 आंसर क्यों आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए, पहला टर्म v है और दूसरा टर्म वी स्क्वायर माइनस 2AD है। ठीक, इन दोनों को घटाएंगे तो टाइम का साइन पता चलेगा। अब अगर ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म घटाने के बाद आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो अपने को जानना है कि ये सेकेंड वाला टर्म फर्स्ट वाले टर्म से बड़ा है या छोटा है। एक सिंपल बात समझिए कि अगर यहां पे खाली रूट वी स्क्वायर होता, सिर्फ रूट वी स्क्वायर होता, यहां वी स्क्वायर माइनस 2AD नहीं, खाली वी स्क्वायर होता, तो आप कहते इसका आंसर वी के करीब आता, मतलब वी आता। तो पहला टर्म भी वी होता और दूसरा टर्म भी एग्जैक्टली वी उसी के बराबर आता। लेकिन यहां पे है क्या, आप पहले वी स्क्वायर में से 2AD कम कर दिए हो और कम करने के बाद फिर रूट लिए हो। अगर खाली यहां वी स्क्वायर होता तो आंसर एग्जैक्टली वी आता, लेकिन अगर वी स्क्वायर में से कुछ कम करके फिर रूट लोगे तो आंसर ऑब्वियसली वी से क्या होगा, कम आएगा बच्चों। तो ये जो डिजाइन है, ये जो सेकंड डिजाइन है वो कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। इसका मतलब T1 भी वैलिड है और T2 भी वैलिड है बच्चों।
और T1 और T2 था क्या बच्चों? तो T1 और T2 था टाइम, किस चीज़ का? मिलने का, क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन फ्रेम करके सॉल्व किया है उस एक ही पर्पज से, T की वैल्यू निकालने के लिए, और T हमने माना था टाइम आफ्टर विच दे मीट, जिसके दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं, दोनों वैलिड आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों लोग अपने मोशन के दौरान एक बार नहीं 2 बार मिले होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स तो यही कह रहा है, मैथमेटिक्स तो कह रहा है, लेकिन लॉजिकली कैसे पता करें कि भाई 2 लोग मिले होंगे? तो समझो इस बात को। अपने सिचुएशन में, अपनी कहानी में 2 ऑब्जेक्ट्स था, एक बस था और एक बाइक था। ठीक, एक बस है एक बाइक है। बस जो है ना, शुरू में अपना इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है, और रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इसका ये रेंग ही रहा होगा, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, तो थोड़े समय के बाद इसकी स्पीड पहले से ज्यादा होते जाएगी, लेकिन शुरुआत इसकी धीमी हुई थी बच्चों। और बाइक जो था ना, वो शुरू में ही रफ्तार पकड़ के चल रहा था, और बाइक के बारे में खास बात क्या है कि इसकी रफ्तार आगे जाके बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे सिचुएशन में बाइक का एक्सेलरेशन 0 है। तो सोचो, ये बाइक है और ये बस है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बाइक जूम करके आगे बढ़ रहा है बच्चों। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बस अभी धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था, बाइक अपने हाई स्पीड के कारण बस से क्रॉस कर लेगा और बस को क्रॉस करके आगे निकलेगा, और जब ये क्रॉस कर रहा था बस को, तो ये पहली बार इन दोनों का मीटिंग हो गया। अब क्या है, बाइक आगे जा चुका है और बस पीछे है, लेकिन बस में क्या होने वाला है, वेलोसिटी आगे धीरे धीरे बढ़ने वाली है। बाइक में क्या होने वाला है, बाइक जिस स्पीड से गया था टशन मार के, उसी स्पीड पे रहना है, ना कम या ना ज्यादा। और पीछे अब कौन पड़ गया है, बस। आगे कौन है, बाइक, जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, और बस की स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बाइक उसी स्पीड से चलता रहा। तो एक समय ऐसा आएगा कि बस की स्पीड उस बाइक से भी क्या हो जाएगी, ज्यादा, बस का एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को बढ़ा के ज्यादा कर देगा। तो होगा क्या, दूसरे वक्त बस जो है वो बाइक के सामने कट मार के निकलेगा और 2 बार ये दोनों मिल जाएंगे। और एक बार बस की स्पीड बाइक से ज्यादा हो गई तो फिर वो आगे जाने के बाद और बढ़ता रहेगा, और बाइक अपने पुराने ही स्पीड पे है, तो तीसरा मिलन तो नहीं हो सकता है बच्चों। तो 2 बार इस क्वेश्चन में दोनों मिल रहे होंगे, पहली बार जब बाइक बस को क्रॉस करेगा, और दूसरी बार जब बस अपनी स्पीड बढ़ने के बाद बाइक को क्रॉस कर लेगा बच्चों। तो सोचो, ये दोनों के दोनों टाइम वैलिड है। अब मैं आपसे पूछूं कि पहला मीटिंग कब होगा, तो पहला मीटिंग तब होगा, उस समय पे होगा जो समय इन दोनों में कम है। जो कम समय पे होगा वही फर्स्ट मीटिंग होगी, जिसका समय ज्यादा आ रहा है मीट करने का वो दूसरा मीटिंग होगा बच्चों। तो इन दोनों में कम कौन है, ऑब्वियसली ये है, तो हम कहेंगे दिस इज द टाइम फॉर फर्स्ट मीटिंग एंड दिस इज द टाइम फॉर सेकेंड मीटिंग। तो मैथमेटिकली जब कैलकुलेट किया तब हमको इस सिचुएशन का लॉजिकल पता चला कि मैथमेटिकली लिखा रहे 2 आंसर आ रहे हैं, तो हमने सोचा 2 आंसर क्यों आ रहे हैं। तब हमारे जहन में आया कि भाई स्पीड के कारण, बढ़ने घटने के कारण, एक बार पहला दूसरे को क्रॉस करेगा, एक बार दूसरा पहले को क्रॉस करेगा। फर्स्ट मीटिंग में बाइक क्रॉसेस बस, और सेकेंड मीटिंग में बच्चों बस क्रॉसेस बाइक। क्लियर। अब देखना, अगर हमारा क्वेश्चन ये होता फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कब मिलेंगे, तो हमारा आंसर ये नहीं ये होता, और पुराने ढर्रे पे चल रहे होते तो ये तो आपने कब का गायब कर दिया था, या तो आपके सीन में था ही नहीं बच्चों। बात समझ में आ रही है। इसीलिए एग्जामिनर हमेशा वो चीज़ पूछता है जो उसके बारे में उसको अंदाजा होता है कि आप गड़बड़ कर रहे होगे। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस छांटने की आदत छोड़ देना है, पहले देख लेना है कि उस नेगेटिव होने से ओवरऑल टाइम नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो भी हमारे आंसर का पार्ट है, और पार्ट कैसे है उसको लॉजिकली क्वेश्चन से मिला करके सोचेंगे। तो 2 समय पे मिलेंगे और वो दोनों समय ये है बच्चों। अब इसके बारे में सोचे साहब, बोला गया ये किस चीज का कंडीशन है, अगर बस का एक्सेलरेशन इस डिजाइन से कम है, बस का एक्सेलरेशन इस डिजाइन से कम है, तब तो टाइम के ये 2 वैलिड आंसर वैलिड होंगे बच्चों। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू इस v²/2d से ज्यादा होता, v²/2d से ज्यादा होता, तो ये टर्म तो नेगेटिव हो जाना था, और नेगेटिव हो जाना था तो टाइम का एक भी आंसर नहीं आता। टाइम का एक भी आंसर नहीं आने का मतलब कभी मिलते ही नहीं बच्चों। तो कहने का मतलब अगर हम चाहते हैं ये दोनों मिले और 2 बार मिले, तो उसके लिए एक ही शर्त है कि एक्सेलरेशन जो बस का है वो v²/2d से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाए तो लॉजिकली क्या प्रॉब्लम आएगी, सोच के देखते हैं। मान लो बस में एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा है, इस डिजाइन से ज्यादा है, तो होगा क्या कि बस शुरू में ही रफ्तार पकड़ लेगा, थोड़ा ही सा चलेगा तो उसकी स्पीड बाइक से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो बाइक उसको कभी भी जिंदगी में कैच ही नहीं कर पाएगा।
तो 2 बार मिलने के लिए शर्त यह है कि बस में एक्सेलरेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होनी चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे अपनी करके स्पीड बढ़ाए, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाए तो बाइक उसको पहली बार भी क्रॉस करे, और जब उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ जाए तो बस दूसरी बार बाइक को क्रॉस कर ले। तो सिंपल सा मतलब, अगर एक्सेलरेशन v²/2d से ग्रेटर हुआ, या देखना लेस है, लेस पे ये दोनों वैलिड टाइम थे, अगर ज्यादा हो जाए तो दे विल नेवर मीट, कभी भी नहीं मिलेंगे, एक बार भी नहीं मिलेंगे बच्चों। और सोच के देखो, अगर एक्सेलरेशन v²/2d के बराबर हो जाए, यहां अगर इक्वल आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए बच्चों, इक्वल टू 0 आ जाए, उस केस में अपना क्वाड्रेटिक का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस पॉसिबल केस में बाइक और बस सिर्फ एक बार मिल पाएंगे। सोच के देखो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू v²/2d के बराबर हो जाए, a की जगह पे आप v²/2d रख दो, तो 2d कैंसिल हो जाएगा, v² - v² 0 हो जाएगा। तो जो पहला टाइम आएगा वही दूसरा टाइम आएगा, और दोनों टाइम सेम आने का मतलब एक ही टाइम पे दोनों मिल रहे होंगे बच्चों। तो आज के बाद से हमको क्वाड्रेटिक में ना ये ओवरऑल भी देखना है और ये वाला टर्म भी देखना है। दोनों टर्म्स हमको फिजिक्स के क्वेश्चन के कुछ न कुछ एनालिसिस दे रहे होंगे, और उसका लॉजिकल एनालिसिस क्या होगा कि जब आप उस आंसर और उस क्वेश्चन को मिला के देखोगे। तो इस पूरे क्वेश्चन का होल एंड सोल पर्पस ये नहीं था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसके अंदर आने वाली मैथमेटिक्स के साथ कैसे डील करें, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन था बच्चों। तो देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पोस्ट करिएगा। हाँ चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट रीच ग्राउंड इन टाइम t1। एक बॉल को किसी टावर से हमने छोड़ा और वो नीचे जमीन में पहुंचने में समय t1 ले रहा है, ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और नीचे पहुंचने में टाइम t1 लिया। फिर बोला गया 2 अनदर बॉल्स, 2 और बॉल लिए गए, और उन 2 बॉल को उसी टावर के हाइट से फेंका गया। पहले को तो जस्ट हमने रिलीज फ्रॉम रेस्ट कर दिया, लेकिन दूसरे को फेंका कितने से, इनिशियल वेलोसिटी u से। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, मैंने मान लिया कुछ कि दूसरे बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, और तीसरे बॉल को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम इनिशियल वेलोसिटी से नीचे फेंका। तो टोटल अपने को 3 बॉल के मोशन एनालाइज करना है। तीनों टावर के हाइट से छोड़े गए हैं, रिलीज किए गए हैं। एक को रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दूसरे को थ्रो अपवर्ड, और तीसरे को थ्रो डाउनवर्ड। और जिनको थ्रो कर रहे हैं उनको फेंकने की स्पीड सेम बताई गई है क्वेश्चन में। टावर की हाइट कितना है क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हमने खुद माना। इनको फेंकने की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो भी मेंशन नहीं है, हमने खुद माना। मतलब h और u हमारे दिए हुए वेरिएबल्स हैं, तो उनको एलिमिनेट करना हमारा फर्ज बनेगा बच्चों। खैर, तीनों के मोशन का एनालिसिस करें तो इसको छोड़ा गया तो ये डायरेक्ट नीचे आ गया, इसको ऊपर फेंका गया तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जिस लाइन से जाएगा उसी लाइन से नीचे आएगा, लेकिन हम थोड़ा अलग करके ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप समझ पाओ। ये और तीसरा बॉल डायरेक्ट नीचे ही फेंका गया था, तो डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल यहां तक पहुंच जाएगा। तीनों के टाइम्स t1, t2 और t3 में रिलेशन निकालना है। मतलब अपने वेरिएबल्स, अपने आंसर में वेरिएबल के नाम पे सिर्फ t1, t2 और t3 ही आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन पैरामीटर्स हैं। h और u अपने को एलिमिनेट करना होगा। चलिए पहले एलिमिनेट तो करेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन तो बना ले बच्चों। पहले केस में अपने को जो इक्वेशन बनाना है वो कौन सा इक्वेशन बनाना है, तो दिख रहा है बॉल की तय की गई दूरी हमने h मानी हुई है, और उस दूरी से किसको रिलेट करना है, टाइम को। और डिस्टेंस को टाइम से रिलेट करने के लिए अपने पास एक ही इक्वेशन है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर, ठीक। चलिए पहले वाले केस में लगाएं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहले वाले केस में चूंकि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सब कुछ का साइन अपने को पॉजिटिव ही लेना है, तो साइन के बारे में तो सोचना ही नहीं है। बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक, टोटल इनिशियल से फाइनल कितना लेंथ बनता है, h। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल। हाफ बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि जब हम बॉल ग्रेविटी के प्रेजेंस में छोड़ते हैं तो उसका एक्सेलरेशन g के बराबर लिया जाता है, और ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई कहीं भी जाए, ऊपर जाए तो भी ग्रेविटी नीचे लगता है, नीचे आए तो भी ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे ही होता है। तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हर एक केस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर एक केस में ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है, और ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन होता कितना है बच्चों, g के बराबर। और उस एक्सेलरेशन का साइन हम देख लेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से।
पहले वाले में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सब कुछ ही पॉजिटिव होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस जी ही लेंगे। और टाइम पहले केस का t1 स्क्वायर, ये हमने पहले केस का फर्स्ट इक्वेशन बना लिया बच्चों। सेकंड केस के लिए इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ है बच्चों, ऊपर की तरफ। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वो पॉजिटिव होगा बच्चों। बात करते हैं अपने को चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। और जैसा सिखाया गया था डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रास्ता जो है ना, ये आपको दिखना ही नहीं चाहिए। आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या दिखना चाहिए, सिर्फ इनिशियल पॉइंट, और क्या दिखना चाहिए, फाइनल पॉइंट। तो सिर्फ ये दो पॉइंट्स मैटर करते हैं जब अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, रास्ता देखना ही नहीं है बच्चों। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल। तो बिना इस रास्ते को देखे हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से इनिशियल टू फाइनल जाने वाली जो लाइन होगी उसी के लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कह रहे होंगे। तो सोचो, इनिशियल से फाइनल ये जो लेंथ बनने वाला है, रास्ता देखना नहीं है, इनिशियल से फाइनल ये जो लेंथ बनने वाला है वो टावर का हाइट ही तो है। और ये लेंथ इनिशियल वेलोसिटी के क्या है, अपोजिट, क्योंकि अपने को इनिशियल से फाइनल जाना है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ था। तो हमारे इस पैरामीटर के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या बनने वाला है, h तो होगा, लेकिन चूंकि इनिशियल के अपोजिट होगा, इनिशियल वेलोसिटी का अपोजिट होगा, इसलिए -h। फिर इनिशियल वेलोसिटी वो तो पॉजिटिव ही होता है क्योंकि पॉजिटिव ही अज्यूम करते हैं। टाइम कितना, t2। एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका भी मोशन ग्रेविटी के अंदर है। ग्रेविटी किधर लगता है, हमेशा नीचे, और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर। तो इसके लिए ग्रेविटी क्या होने वाला है बच्चों, -g। मतलब g निगेटिव नहीं होने वाला है, जो हम यहां एक्सेलरेशन रख रहे हैं ना उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी, बिकॉज इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है। अब टाइम इस केस में t2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड केस की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी किधर है, नीचे, और इनिशियल वेलोसिटी नीचे है तो नीचे जाने वाले सारे डायरेक्शन पॉजिटिव लिए जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल करेंगे तो इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। तो थर्ड केस का तो डिस्प्लेसमेंट +h आएगा। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो पॉजिटिव लेते हैं, टाइम इस केस का t3 है। एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन प्लस में लिया जाएगा बच्चों, और टाइम इस केस का t3 स्क्वायर। तो सबका प्लस माइनस हम क्या देख के लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन वही देख के लिया है। ठीक है साहब, 3 इक्वेशन बन गए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको इक्वेशन फ्रेम करना बताता है, लेकिन इक्वेशन फ्रेम करने से आंसर नहीं आता है। इक्वेशन फ्रेम करने के बाद उनको सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के लिए गणित आता है। तो सिंपल सा बात है, फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे, एक फिजिक्स के फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशन बनाना, और फिर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके उन इक्वेशन को सॉल्व करना। तो फिजिक्स में क्या क्या मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, उसी के लिए बेसिक मैकेनिक्स का पार्ट हमने स्टार्ट किया। तो हमने पहले वाले में देखा थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बारे में जानकारी लिया, और दूसरे वाले में इन इक्वेशन को सॉल्व करना, जो हमारे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना। तो होल एंड सोल इस पूरे लेक्चर का, बेसिक मैकेनिक्स सीरीज का यही पर्पस है कि फिजिक्स में आने वाले गणित के साथ थोड़ा हमारा हाथ बैठ जाए, हम सोच सके कि हमारा अप्रोच कैसा होने वाला है। खैर, इन 3 इक्वेशन के साथ करना क्या है, करना वही है जो क्वेश्चन में बोला गया, T1 T2 T3 के साथ रिलेशन निकालना है। और रिलेशन निकालेंगे तो उसमें u और h को अपने को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि वो हमारे खुद के माने हुए वेरिएबल्स थे। तो चलिए u और h को एलिमिनेट करते हैं। पहले u को एलिमिनेट करें बच्चों, u को एलिमिनेट करें तो यही 2 इक्वेशन हेल्प करेगा u को एलिमिनेट करने में, इसमें तो u का टर्म है नहीं साहब। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से पहले हम u को गायब करेंगे, और जब एक बार u गायब होगा तो फिर h को भी गायब करने की कोशिश करेंगे बच्चों। कैसे गायब करें, इसमें u है, इसमें u है, क्या डिवाइड कर दें, नहीं भाई, डिवाइड करोगे तो ये इंडिविजुअल थोड़ा डिवाइड हो रहा है, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड करोगे तो u t2 को इस पूरे से डिवाइड करना होगा, जिससे u कैंसिल नहीं होगा। क्या घटा दें, हाँ, अगर ये डिजाइन और ये डिजाइन सेम होता तो घटाते तो u कैंसिल हो जाता, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ u के साथ t2 का मल्टीप्लाइड है, यहाँ u के साथ t3 मल्टीप्लाइड है। फिर हटाए कैसे, किसी तरह ये दोनों सेम हो जाते हैं, किसी तरह ये दोनों टर्म्स सेम हो जाते हैं, तो माइनस करने से कैंसिल हो जाता। तो आपने 10th क्लास वगैरह में पढ़ा है
जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है एंड 4x या सपोज करो 7x, इसको 3 मान लीजिए, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है और अपने को कहा जाए x और y की वैल्यू निकालिए। तो x और y वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो। और किसी एक वेरिएबल को कैसे एलिमिनेट करोगे, जब यहां भी x का कोफिशिएंट और यहां भी x का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो सीधे सीधे क्या करते थे, इस पहले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि ये 21x हो जाए, और दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि ये भी 21x हो जाए, और दोनों का कोफिशिएंट जैसे ही सेम हुआ हम दोनों को माइनस करके x गायब करा सकते थे। अब आपको अकल आ गया होगा क्या करना चाहिए। मुद्दा क्या है, u हटाना। u कैसे हटेगा, जब यहां और यहां के कोफिशिएंट सेम हो जाए तो उनको घटा दिया जाए। कैसे सेम होगा, तो यहां u t2 है तो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में t3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो u t2 t3 हो जाएगा, और इस पूरे इक्वेशन में हम t2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो u t3 t2 हो जाएगा। दोनों कोफिशिएंट जैसे ही सेम होंगे हम उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस, u हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा बच्चों। चलो करके देख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन नंबर 2 में t3 मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहां माइनस h था तो मल्टीप्लाइड बाई t3, u t2 मल्टीप्लाइड बाई t3 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t3। इस वाले इक्वेशन में t2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, h इंटू टी टू, यहां u t3 इंटू t2, और यहां t2 से मल्टीप्लाई करें तो हाफ g t3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t2। जैसे ही दोनों का कोफिशिएंट u में सेम हो गया हमने इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों, माइनस करते ही ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल। इन दोनों में माइनस h कॉमन आ जाएगा और अपने को क्या मिलने वाला है, t3 प्लस t2। और इधर देखना बच्चों, ये तो कैंसिल हो चुका है, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस हाफ g t2 t3 दोनों में है, तो माइनस हाफ g t2 t3 कॉमन ले लिया साहब। माइनस हाफ g t2 t3 कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बच जाएगा, t2 अकेला, और यहां ये कॉमन ले लिया तो यहां अकेला क्या बच जाएगा, t3। सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, कैंसिल, माइनस और माइनस भी कैंसिल, सिंप्लीफाई होकर के u गायब होकर के अपना इक्वेशन h बराबर हाफ g t2 t3 आ गया बच्चों। क्लियर। अब इन दोनों के मदद से हमने u गायब कर दिया। अब एक इक्वेशन हमारा ये बचा हुआ है और उन दोनों का गायब होने के बाद दूसरा इक्वेशन अपना ये बचा हुआ है। चलो 4 नंबर दे देते हैं। अब हमको h भी एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए ये तो सिंप्लीफाई हो गया, ये बन गया, तो ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो एलिमिनेट तो ऐसे ही हो जाएगा। क्यों, LHS दोनों का बराबर है h, तो RHS भी सेम होगा। तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 LHS सेम होने के नाते हाफ g t1 स्क्वायर और यहां हाफ g t2 t3 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। g/2 दोनों साइड से कैंसिल, तो यहां से t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t2 इंटू t3, तो t1 इज इक्वल टू अंडर रूट t2 t3 आ जाएगा साहब। तो ये हमारा जो रिलेशन है t1 t2 t3 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा गया था वो हमने निकाल लिया। तो अगेन पूरे मैकेनिक्स का होल एंड सोल मकसद ये बेसिक चैप्टर का यही है कि इसमें आने वाली जो गणित है उस गणित के साथ कैसे डील करते हैं वो सिखाना है, अप्रोच सिखाना है, और थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट आप बचपन से जानते हो उसको ब्रशअप करना है। तो ये सीरीज़ देखते रहिएगा, इसमें और भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे और इसमें वो सारा बेसिक मैकेनिक्स का पार्ट कवर होगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।